यूक्रेन और रूस के बीच पिछले 8 साल से जंग वाली स्थिति बन क्यों गई है? इसके पीछे पुतिन का असली मकसद क्या है? उनका बिग प्लान क्या है? ये सब, इन सारे सवालों को खोजने की हमने कोशिश की। ये समझना आपको भी बेहद जरूरी है कि पुतिन ने किस तरह सोवियत संघ टूटने के बाद पहला काम रूस की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का किया। सोवियत संघ के विभाजन के बाद बोरिस येल्त्सिन उनके हाथों में सत्ता आ गई थी। साल 1992 में रूस की इकोनॉमी जो है वो 71.6 बिलियन डॉलर की थी। 99 में जब वो पद से हटे तो इकोनॉमी क्या 210 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई। इसके बाद सत्ता पुतिन के हाथ में आई। साल 2000 में इकोनॉमी जो है 278 बिलियन डॉलर थी, लेकिन 2007 में जब पुतिन राष्ट्रपति पद से हटे तो आपको पता है ये 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स हो चुकी थी। इसके बाद सत्ता आई दिमित्री मेदवेदेव के पास, जो पुतिन के बेहद करीबी है। साल 2008 में इकोनॉमी 1.8 ट्रिलियन डॉलर हुई। मेदवेदेव जब 2012 में हटे तो 2 ट्रिलियन डॉलर्स की ये इकोनॉमी हो चुकी थी रशिया की। अब सीधे तौर पर कमान जो है एक बार फिर से पुतिन के पास आ गई। 2013 में रूस की अर्थव्यवस्था 2.3 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच गई। इसके बाद कोरोना आ गया, दुनिया भर में मंदी आई, ये घटकर 1.7 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच गई। रूस की अर्थव्यवस्था को समझाने की जरूरत क्या थी, आप ये सोच सकते हैं। वो इसलिए थी क्योंकि इसका सीधा संबंध उन लड़ाइयों से है जो पुतिन अपने आसपास लड़ रहे हैं। जानकारों का कहना है कि अपनी इकोनॉमी को मजबूत करना, अपने दबदबे को बढ़ाना पुतिन के उस बिग प्लान का हिस्सा है, जिसमें वो दोबारा से सोवियत संघ को उसी रूप में बनाना चाहते हैं जैसा वो साल 1991 से पहला देखा करते थे। क्रेमलिन के ऊपर लाल रंग, हथौड़े और हंसिए वाला ये झंडा दुनिया की एक बड़ी ताकत हुआ करता था, दुनिया के एक बड़े साम्राज्य की पहचान हुआ करता था। लेकिन 25 दिसंबर 1991 को ये ताकत कमजोर हो गई। वो बड़ा साम्राज्य विभाजित हो गया। 25 दिसंबर 1991 को ही क्रेमलिन के ऊपर एक नया झंडा फहराया गया और ये झंडा था आज के रूस का। लाल रंग इस झंडे का भी हिस्सा था, लेकिन उसका हिस्सा कम हो गया था। इसमें नीले और सफेद रंग भी शामिल हो गए थे। ये तस्वीर ऐतिहासिक है क्योंकि इसने दुनिया को बताया कि कोई भी साम्राज्य, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही मजबूत क्यों ना हो, एक ना एक दिन धराशायी जरूर होता है। सोवियत संघ के साथ 30 साल पहले यही हुआ भी। क्रेमलिन से सोवियत संघ के झंडे को उतारा जाना और फिर रूस के झंडे को लगाया जाना वर्ल्ड ऑर्डर में बहुत बड़ा बदलाव था। जिस सोवियत संघ का डंका पूरी दुनिया में बजता था, वो सोवियत संघ टूट चुका था। सोवियत संघ का विभाजन वहाँ के लोगों के लिए बेहद भावुक पल था। पुतिन उस वक्त 39 साल के थे और सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी केजीबी के लिए काम करते थे। सोवियत संघ के विभाजन का असर पुतिन पर भी पड़ा, जिसकी टीस उनके दिल में आज भी कहीं मौजूद है। खुले तौर पर पुतिन ने अपनी ये टीस 25 अप्रैल 2005 को तब जाहिर की थी जब वो क्रेमलिन में रूसी संघ के सालाना बैठक को संबोधित कर रहे थे। सोवियत संघ 15 देशों में टूटा था। कोल्ड वॉर का ये नतीजा तब पश्चिमी देशों के लिए जश्न मनाने का मौका था। 26 दिसंबर 1991 को द न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पर सोवियत संघ के टूटने की खबर कुछ इस तरह छपी। हेडिंग में लिखा था, गोर्बाचेव आखिरी सोवियत नेता ने इस्तीफा दिया, अमेरिका ने आजाद हुए देशों को मान्यता दी। यानी जो 15 देश सोवियत संघ के टूटने से बने थे, उन्हें कुछ ही घंटों में अमेरिका ने मान्यता दे दी थी। अब 30 साल बाद वही न्यूयॉर्क टाइम्स सवाल पूछ रहा है, जब रूस ने यूक्रेन के 2 इलाके लुहांस्क और दोनेत्स्क को नए देश के तौर पर मान्यता दी है। यानी 30 साल में ही वक्त ने पलटी मारी है। तब बाजी अमेरिका के पास थी, आज कहा जा रहा है कि बाजी रूस के पास चली आई है। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक बार फिर सोवियत संघ को एक करना चाह रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि पुतिन ने फिर से सोवियत संघ को एक करने का बिग प्लान तैयार कर लिया है, जिसकी एक कड़ी यूक्रेन पर कब्जा करने की है, जिसे जोड़ने के लिए रूस की करीब 2 लाख सेना यूक्रेन को चारों तरफ से घेर चुकी है। यूक्रेन की तरफ से भी लगातार कहा जाता रहा है कि पुतिन फिर से सोवियत संघ बनाना चाहते हैं। 26 मार्च 2014 को
एक टीवी इंटरव्यू में यूक्रेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री आर्सेनी येत्सेन्युक ने सोवियत संघ को लेकर पुतिन के इरादों के बारे में बताया था। सोवियत संघ को वापस बहाल करने के पुतिन के इरादों की झलक इस बार मॉस्को में हुए इंटरनेशनल आइस हॉकी टूर्नामेंट में दिखी। फिनलैंड के खिलाफ जब रूस की टीम खेलने उतरी तो उनकी ड्रेस ने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि उनकी जर्सी पर CCCP लिखा हुआ था, जो USSR की निशानी है। यानी जर्सी बता रही थी कि टीम सोवियत संघ की है। इस तस्वीर को सोवियत संघ का हिस्सा रहे जॉर्जिया के एक राजदूत ने ट्वीट किया। पुर्तगाल में जॉर्जिया के एम्बेसडर जॉर्ज मिटर्स खुलावा ने लिखा कि रूसी टीम की ड्रेस क्रेमलिन के सपने को दिखा रही है। पुतिन हमेशा से सोवियत संघ के विभाजन को गलत मानते रहे हैं। 1999 में पुतिन जब पहली बार रूस के राष्ट्रपति बने, तब से लेकर अब तक रूस की सत्ता पर उनका कब्जा बरकरार है। वो लगातार सोवियत संघ से अलग हुए देशों पर अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी सबसे ताज़ा कोशिश यूक्रेन पर हो रही है। पुतिन ने इस तरह की कोशिशें साल 2014 से ही शुरू कर दी थी, जब यूक्रेन में सत्ता परिवर्तन हुआ और रूस विरोधी सरकार बनी थी। उसी साल रूस ने क्रीमिया पर हमला कर कब्जा कर लिया और यूक्रेन से पूरी तरह से अलग कर दिया। अब साल 2022 में रूस ने यूक्रेन के ही दोनास और लुहांस इलाकों को न केवल आजाद घोषित कर दिया है, बल्कि उन्हें मान्यता भी प्रदान कर दी। यही नहीं, अलग हुए कई देशों में रूस की ठीक ठाक मौजूदगी हो चुकी है और ये सब पुतिन के बिग प्लान का हिस्सा है। उनका ये बिग प्लान 1999 में चेचन्या पर हमले के साथ ही शुरू हो चुका था। पुतिन उस वक्त रूस के प्रधानमंत्री थे। चेचन्या पर तब हमला किया और उसे रूस में शामिल कर लिया। पुतिन ने ऐसा सिर्फ चेचन्या के साथ ही नहीं किया है, बल्कि दूसरे देशों के अंदर भी अपनी पैठ बढ़ा दी है। जहां भी उन्हें मौका मिला, उन्होंने फौरन उस देश की सरकार में अपनी मौजूदगी बढ़ा दी। इसमें कजाकिस्तान और जॉर्जिया भी शामिल हैं और एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि पुतिन ने धीरे धीरे इन दोनों ही देशों में अपनी मौजूदगी बहुत हद तक बढ़ा दी है। वहाँ की सरकार पुतिन के इशारों पर ही चलती है और ये स्ट्रेटेजिकली किया गया है। साल 2004 में जॉर्जिया की सत्ता पर अमेरिका समर्थित मिखाइल साकाशविली राष्ट्रपति बन गए। कहा जाता है कि पुतिन ने फौरन जॉर्जिया में असंतुष्ट गुटों को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि पूरे जॉर्जिया में विरोध प्रदर्शन तेज होने लगे। 2008 में वहां के दो प्रांतों अबखाजिया और साउथ ओसेतिया के बीच झगड़े शुरू हो गए। पुतिन ने मौके का फायदा उठाकर दखल दिया और दोनों ही प्रांतों को स्वतंत्र राज्य की मान्यता दे दी। दोनों ही राज्यों ने रूस के साथ सैन्य समझौता किया और इसके बाद रूस ने यहाँ पर अपना परमानेंट सैन्य अड्डा बना लिया। ऐसा ही कुछ पुतिन ने कजाकिस्तान के साथ भी किया। सोवियत संघ से अलग होने के बाद से ही कजाकिस्तान में हालात बेहद खराब रहे हैं। इसी साल जनवरी के महीने में जब कजाकिस्तान में भारी अस्थिरता का माहौल रहा, खून खराबा हुआ, तो पुतिन ने एक बार फिर से कजाकिस्तान के मामलों में दखल देना शुरू कर दिया। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति जोमार टोकायेव ने दंगा भड़कने के बाद रूस से मदद मांगी। पुतिन ने वहां अपनी सेना भेजी और हालात को काफी हद तक काबू कर भी लिया। राष्ट्रपति टोकायेव पुतिन के समर्थक है। जाहिर है इसके जरिए पुतिन ने सेंट्रल एशिया में अपने दबदबे का रास्ता साफ कर लिया है। इसके अलावा बेलारूस में तो रूसी दबदबा बेहद पुराना है ही। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको पिछले 27 सालों से सत्ता पर बैठे हैं। उन्हें यूरोप का आखिरी तानाशाह भी कहा जाता है और वो पुतिन के समर्थक हैं। तभी तो करीब 30,000 रूसी सेना इस वक्त बेलारूस में मौजूद है, जो यूक्रेन बॉर्डर के बहुत करीब है। यानी कुल मिलाकर पिछले 30 साल में पुतिन ने जिस तरह धीरे धीरे पुराने सोवियत संघ को वापस लाने की राह पर कदम बढ़ाए हैं, उससे यही लगता है कि उनका फोकस एकदम साफ है। किसी भी तरह वो पुराने सोवियत संघ को दोबारा उतना ही ताकतवर बनाना चाहते हैं जैसा पुराने जमाने में वो था। पुतिन इसमें कितना कामयाब हो पाएंगे, ये वक्त ही बताएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसके पीछे का प्लान क्या था, कैसे कदम दर कदम जो है पुतिन आगे बढ़े हैं और अब यूक्रेन के जरिए जो है वो पूरे सोवियत संघ को एक बार फिर उसी स्थिति में लाने की कोशिश है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।